हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि आप सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। आपने सबसे पहले सेल क्या है ये जाना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद आपने सेल के बारे में बहुत सारी बातें की कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल थ्योरी क्या है। फिर सेल के स्ट्रक्चर पे हमने बात करनी शुरू की, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हमने स्टडी करना शुरू किया। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड्स, इतने सारे हमने स्टडी कर लिए। और आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वैक्यूल्स। ओके, तो रुकते कहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल। तो चलिए वैक्यूल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वैक्यूल क्या होता है? देखिए, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड सेल ऑर्गेनेल होता है। यानी वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लूइड फील्ड, या तो इसके अंदर में फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड मतलब लिक्विड भरा होगा, या नहीं तो कोई सॉलिड भरा होगा। तो फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड सेल ऑर्गेनेल, समझ गए? तो सिंगल, कोई पूछे वैक्यूल क्या है, हम आंसर देंगे वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लूइड फील्ड या सॉलिड फील्ड सेल ऑर्गेनेल है। इसको डिस्कवर करने का श्रेय जाता है एंटोन वॉन लेवेनहॉक। याद कीजिए, एंटोन वॉन लेवेनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल देखने वाले थे, एंटोन वॉन लेवेनहॉक। तो वैक्यूल को भी सबसे पहले देखा था किसने? एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने 1974 में। कितने में? 1974 में, ठीक है। अब फ्लूइड, अब देखिए जनरली अगर आप देखोगे ना, अब याद कीजिए वैक्यूल की चर्चा एक बार हो चुकी है। कहां हो चुकी है? ध्यान दीजिए कि जब हम प्लांट सेल के न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि जो प्लांट सेल होता है, जो एनिमल सेल होता है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल इन लोकेशन होता है, स्फेरिकल होता है और सेंट्रल इन लोकेशन होता है। सेंट्रल इन लोकेशन होता है यानी कि सेल के ठीक बीच में होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा पेरिफेरल हो जाता है। पेरिफेरल होने का मतलब कि न्यूक्लियस थोड़ा सा जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस है, और अगर इसमें देखोगे, इसमें एक बड़ा सा, यही है वैक्यूल, यही है वैक्यूल, ये है वैक्यूल। तो जो प्लांट सेल होता है, जो मैच्योर प्लांट सेल होता है, यानी जब प्लांट सेल मैच्योर होता है तो उसके अंदर में एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है, बड़ा सा वैक्यूल। प्लांट सेल में जनरली वैक्यूल होता है, जब प्लांट सेल मैच्योर होता है तो उनमें वैक्यूल होता ही होता है, समझ गए? तो अगर कोई वैक्यूल फ्लूइड फील्ड है, यानी कि उसमें पानी भरा हुआ, यानी कि फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो उसे, उसके अंदर में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप। देखिए लिखा है कि फ्लूइड फील्ड इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, यानी वैक्यूल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड कहलाता है सेल सैप। सेल सैप है क्या? सेल सैप एक वाटरी सॉल्यूशन है, यानी कि पानी वाला सॉल्यूशन है, वाटरी सॉल्यूशन है, जिसमें बहुत से सब्सटेंसेज घुली हुई होती हैं। बहुत से सब्सटेंसेज में क्या आ जाएगा? स्टार्च आ जाएगा, उसके बाद जो है सो प्रोटीन आ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, दुनिया जहान की चीजें, समझ गए? तो देखिए तो लिखा हुआ है कि द फ्लूइड फील्ड इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल का जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन है वैक्यूल का, ये वैक्यूल है और ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है वो कहलाता है टोनोप्लास्ट, और वैक्यूल के अंदर में जो फ्लूइड भरा होता है ये कहलाता है सेल सैप। आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। तो वैक्यूल के अंदर में भरा हुआ फ्लूइड सेल सैप, वैक्यूल का सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल मेनली कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में, मैच्योर प्लांट सेल में। मैच्योर प्लांट सेल में मतलब अच्छा खासा शेप का होता है। अगर आप देखोगे ना तो जो मैच्योर प्लांट सेल देखोगे, कई प्लांट सेल तो ऐसा होता है जिसका टोटल वॉल्यूम का 90% में वैक्यूल ही होता है, यानी कि पूरा सेल में एक तरह से वैक्यूल ही भरा होता है।
तो सेल से देखिए ना लिखा हुआ है कि 50% to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम इज वैक्यूल इन मैच्योर प्लांट सेल्स, यानी मैच्योर प्लांट सेल में 50% से लेकर 90% तक वॉल्यूम। सोच के देखिए, यानी टोटल जितना जगह है उसका आधा से अधिक या हो सकता है 90% तक, यानी कि लगभग लगभग पूरा का पूरा क्या भरा रहता है, वैक्यूल ही भरा रहता है। अब देखिए वैक्यूल जो है वो 3 टाइप के हैं, सेफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सेफ वैक्यूल क्या होता है, वैसा वैक्यूल जो या तो साल्ट या शुगर या प्रोटीन या कोई अदर मेटाबॉलिक वेस्ट अगर स्टोर करने का काम करेगा तो वो सेफ वैक्यूल होगा। यानी सेफ वैक्यूल एक तरह से प्लांट का स्टोरेज रूम है, स्टोर रूम है। देखिए एक बात याद रखिए, मैं यहां बात करता हूं, हमारे बॉडी के अंदर हम जो खाना खाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, रिएक्शंस होंगे, तो वेस्ट क्रिएट होगा। तो वेस्ट जो क्रिएट होगा तो हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो वेस्ट क्या होगा, किडनी के द्वारा फिल्टर करके और फिर यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या प्लांट की बॉडी से यूरिन निकलता है? नहीं निकलता है। प्लांट की बॉडी में क्या कोई किडनी है? नहीं है। तो प्लांट की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? वेस्ट तो उसके बॉडी में भी क्रिएट होता होगा कि नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। अरे रिएक्शंस होंगे तो वेस्ट तो क्रिएट होगा ही ना, काम होगा तो कचरा तो पैदा होगा ही ना, तो वेस्ट तो क्रिएट होगा। तो पौधा उस वेस्ट से कैसे छुटकारा पाएगा? तो पौधा करता क्या है, वेस्ट को स्टोर कर देता है। वेस्ट को क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। कहने का मतलब यह है कि पौधे के हर एक सेल के अंदर जो उसका वैक्यूल है, धीरे धीरे उसमें वो क्या करता है, अपना सारा कचरा जमा करता जाता है, वेस्ट उसमें जमा करता जाता है। और इसीलिए साल में एक बार देखते हैं पत्ता झड़ जाता है, पेड़ का जो तना है उसमें से छाल झड़ जाता है, जो रूट है वो पुराने रूट सड़ जाते हैं। क्यों? तो पुराने रूट जो थे उसमें वेस्ट प्रोडक्ट पौधा ने क्या किया, जमा करते गए, जब वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया तो वो पार्ट सड़ गया, नया रूट बना लिया। पत्ता क्या हुआ, पत्ता में वेस्ट जमा करता गया, साल में एक बार पत्ता झड़ गया। या आप देखते हैं जनरली 1-2 पत्ता तो झड़ते ही रहता है पौधे में से। पेड़ का जो छाल है वो उसमें से झड़ जाता है, स्टेम में जो वेस्ट क्रिएट हुआ वो छाल में स्टोर करके छाल गिरा दिया। तो पौधा क्या करता है, अपना वेस्ट भी स्टोर करता है अपने बॉडी में। तो सेफ वैक्यूल वैसा वैक्यूल है जिसमें वाटरी सॉल्यूशन भरा हुआ था, इन सेल सेफ भरा होता है, जिसमें कि साल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, अदर केमिकल्स हो सकते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, ये सब घुला हुआ होता है। और सेफ वैक्यूल कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल के टर्गिडिटी को और रिजिडिटी को मेंटेन करता है सेफ वैक्यूल। यानी देखिए, अब देखिए होता क्या है, प्लांट सेल की टर्गिडिटी का मतलब क्या है? टर्गिडिटी का मतलब है कि उसके शेप को मेंटेन करना। जैसे आप ऐसा समझिए कि एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन उसमें पानी भरा हुआ है, तो पॉलिथीन में अगर पानी भरा हुआ है, पानी अगर निकाल लिया जाए तो पॉलिथीन क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा ना। अरे बाबू एक बात बताओ, तुम्हारे पास बैलून होता है ना, तो बैलून में अगर तुम पानी भर दो तो बैलून फूल जाएगा ना। तो बैलून के अंदर में वो जो बैलून जो फूला उसका जो वो शेप आया वो किसकी वजह से आया? वाटर की वजह से। इसे कहते हैं टर्गिडिटी। अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ हो, कोई लिक्विड भरा हुआ हो, जिसके वजह से वो एक शेप पकड़ के रखा हो, जो उस फ्लूइड की वजह से ही उसमें वो शेप हो, तो उसे कहा जाता है टर्गिडिटी। क्या कहा जाता है? टर्गिडिटी। तो प्लांट सेल के टर्गिडिटी को और रिजिडिटी को, यानी उसका जो मेंटेन है, शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेफ वैक्यूल। आप याद कीजिए कि जब आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते थे तो प्लाज्मोलाइसिस होता था। याद होगा आपको कि प्लांट सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी जिसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसमें अगर आप डालोगे तो क्या होगा? उसमें से वाटर बाहर आएगा। और आप क्या देखते थे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता था वो अपना कंटेक्ट खो देता था, किसके साथ? सेल वॉल के साथ, और प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता था और वो उससे सिकुड़ के अलग हो जाता था, और इसी को हम कहते थे प्लाज्मोलाइसिस। तो वाटर जो निकला वो कहां से निकला? सेल से निकला। तो देखिए प्लांट के अंदर में होता क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है या जो चीज भी उसके पास एक्स्ट्रा होगा ना उस सेल के अंदर, वो सब वो वैक्यूल में भरता चला जाएगा। और जब मान लो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले आप, तो वो सारा का सारा पानी लेगा और ले लेके कहां भरता जाएगा? वैक्यूल में भरता जाएगा। और फिर जब आप उसे हाइपरटोनिक में डालिएगा उसमें से पानी बाहर आएगा, तो वैक्यूल में से पानी निकल के आएगा। तो वैक्यूल में से पानी निकल के आएगा, सेल शेप का अमाउंट घटेगा तो वैक्यूल छोटा होगा, वैक्यूल छोटा होगा तो सेल का साइटोप्लाज्म का साइज घटेगा, सेल कोलैप्स कर जाएगा। तो सेल जो कोलैप्स किया वो किसकी वजह से कोलैप्स किया? क्योंकि वैक्यूल में से पानी निकल गया।
तो यानी कि सेल के शेप को कौन मेंटेन करके रखा था? सेल को टारगेट बना के कौन रखा था? सैप वैक्यूल ही ना। तो सैप वैक्यूल, आप ज्यादा ना समझ में आ रहा तो आप इतना याद रखिए कि सैप वैक्यूल टर्गिडिटी और रिजिडिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके। सेकेंड टाइप वैक्यूल का है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहां पाया जाता है? ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है। ध्यान सुनिए, हम लोगों के अंदर खाना पचाने के लिए स्टमक है, स्टमक में खाना पचता है। ओके, लेकिन यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल है, तो खाना कहां पचेगा? तो देखिए अमीबा को जैसे हम लेते हैं, तो अमीबा का न्यूट्रिशन आप क्लास 8 में शायद बताया भी गया था आपको। अमीबा कैसे करता है? अमीबा बनाता है सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया बना करके फूड को घेर लेता है और फूड को बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। और एक जैसे ये अमीबा है, यहां पर मैं डायग्राम बनाऊं, यहां पर फूड है, तो अमीबा क्या करता है? ये मान लो अमीबा कैसा भी बना दो, अमीबा ही होगा। अमीबा क्या करता है? ये मान लो उसका फूड वैक्यूल है, इसमें उसका फूड होता है। तो ये ऐसे क्या किया, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें फूड है, तो ये क्या करेगा? इसमें अपना डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा और फूड को पचा करके फिर इसमें से अपना काम का चीज निकाल लेगा और फिर रिमेनिंग फूड को बाहर निकाल देगा। अमीबा को खाने का ये तरीका है। तो ये जो वैक्यूल बनाया, वो फूड जो आएगा उसके पास, वो फूड, या मान लो यहां फूड है, तो क्या करेगा? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, दोनों तरफ से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, और इसको धीरे धीरे फूड को क्या करता है? नेक्स्ट डायग्राम में आप देखोगे, यहां पर हम बनाए तो ये फूड वैक्यूल के अंदर आ गया। तो ये जो वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, यानी वो वैक्यूल जिसके अंदर उसका फूड पैक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फूड पैक है, उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। और फूड वैक्यूल सिर्फ किस में पाया जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और फूड वैक्यूल को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का टेम्पोररी स्टमक कहते हैं, क्योंकि उसका खाना जो है उसी फूड वैक्यूल में पचता है। तो आप फूड वैक्यूल के बारे में बस इतना याद रखिए कि ओनली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म in which the unicellular organism engulf its food, अपना फूड इनगल्फ करता है, एंड फूड वैक्यूल इज द टेम्पोररी स्टमक ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का टेम्पोररी स्टमक क्या है? फूड वैक्यूल है, समझ गए। और नेक्स्ट वैक्यूल होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? देखिए, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो कोई लिक्विड जिसको सेल में चारों तरफ फैलाना है, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? उस लिक्विड को अपने अंदर जमा करेगा, जमा करेगा, जमा करेगा, जमा करेगा, और फिर फट जाएगा, और फट करके पूरे सेल में फैला देगा। समझ गए? देखिए नोट में पहले आप पढ़ लीजिए, थी तब हम समझा देते हैं डिफिनीशन कि दोज वैक्यूल व्हिच कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म स्वेल अप एंड फाइनली ब्रस्ट टू रिलीज देयर कंटेंट्स आर कॉल्ड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। यानी कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसा वैक्यूल होता है जो साइटोप्लाज्म से केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर करता है, फिर फूलता है और फाइनली क्या कर जाता है? ब्रस्ट कर जाता है, और अपने अंदर में जो कंटेंट भरा होता है उसके अपने साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैला देता है, उसे कहते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। समझ गए? तो 3 वैक्यूल हो गए, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। सैप वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाएगा। क्या होता है? सैप वैक्यूल समझ में आ गया। फूड वैक्यूल सिर्फ यूनिसेलुलर में पाया जाएगा, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल सभी सेल्स में पाया जाता है नियरली, कभी कभी एनिमल में भी अपीयर होता है। चलिए, अब अगर आप देखो तो वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में होता ही है, जनरली होता ही है। एनिमल सेल में वैक्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एनिमल सेल में अगर वैक्यूल होगा भी तो कौन सा वैक्यूल होगा? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। समझ गए? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल का क्या क्या फंक्शन है देखिए। इन प्लांट सेल इट गिव्स रिजिडिटी एंड टर्गिडिटी टू द सेल। अभी हमने तुरंत बात की कि प्लांट सेल में ये रिजिडिटी और टर्गिडिटी देने का काम करेगा। इट एक्ट्स एज स्टोरेज रूम ऑफ फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्टोर रूम की तरह काम करता है, हमने बात किया। जो भी चीज उसके पास एक्स्ट्रा आएगा वो स्टोर रूम में जमा करेगा, यानी वैक्यूल में जमा करेगा। इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन बाय मेंटेनिंग वाटर कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में अगर पानी का कंटेंट ज्यादा होगा तो वैक्यूल अंदर ले लेगा, साइटोप्लाज्म में अगर पानी का कंटेंट कम होगा तो वैक्यूल से पानी बाहर आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की जवाबदेही किसके ऊपर है? वैक्यूल के ऊपर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये खाना डाइजेस्ट करने के भी काम आता है, क्योंकि टेम्पोररी स्टमक वही है। तो ये था हमारा वैक्यूल। आई होप वैक्यूल आपको समझ में आया होगा। अब एक और सेल ऑर्गेनेल जो बचा हुआ है हमारा, वो है सेंट्रोसोम। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं सेंट्रो। तो ये है हमारा सेंट्रोसोम, जो कि हमारा आखिरी सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रोसोम क्या है? देखिए, सेंट्रोसोम एक स्मॉल नेकेड सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सिर्फ किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स में पाया जाता है। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, स्मॉल नेकेड सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। यानी कि सेंट्रोसोम एक छोटा सा नेकेड सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है? तो ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के नजदीक पाया जाता है।
आपको पता है न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर और आउटर। तो जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म में, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक में पाया जाएगा। और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक ये पाया जाएगा। ये डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड वैन बेंडेन ने 1883 में सेंट्रोसोम डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वैन बेंडेन इन 1883। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स का बना होता है, दो सेंट्रियोल्स का बना होता है। माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। तो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, दो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रियोल्स, जिससे कि सेंट्रोसोम बनता है। और ये सेंट्रियोल अलग कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। सेंट्रोसोम के अंदर में दो सेंट्रियोल है, दोनों सेंट्रियोल हमेशा एक दूसरे से चिपक के रहता है। और अलग कब होता है? जब सेल डिवीजन का टाइम आता है। समझ गए? तो ये सेल डिवीजन के दौरान ही सेंट्रियोल अलग होते हैं, नहीं तो सेंट्रोसोम के रूप में होते हैं। ये करता क्या है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पाइंडल फाइबर बना के। स्पाइंडल फाइबर बनाता है सेल डिवीजन के दौरान। अब आपको कहोगे सर ये स्पाइंडल फाइबर क्या होता है? तो देखिए, जब सेल का बंटवारा होता है, सेल डिवीजन होता है, तो वहां पर जितने भी सेल के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम्स हैं, वो क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। क्रोमोजोम्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है। क्रोमोजोम का डबलिंग करके क्रोमोजोम को क्या किया जाता है? एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो क्रोमोजोम को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हम लोग सेल डिवीजन नेक्स्ट लेक्चर करने वाले। सेल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेल डिवीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। तो उसमें आप बढ़िया से स्पाइंडल फाइबर समझ जाएंगे कि क्या होता है स्पाइंडल फाइबर, तो वहां हम समझाएंगे। आप बस यही समझ लीजिए कि स्पाइंडल फाइबर क्रोमोजोम्स को एक दूसरे से अलग करने में मदद करता है। और वो स्पाइंडल फाइबर बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल्स करता है। कौन करता है? सेंट्रियोल्स। देखिए, हेल्प्स इन द सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर बना के ये सेल डिवीजन में क्या करता है? मदद करता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में है नहीं। तो प्लांट सेल में अगर नहीं है तो फिर प्लांट सेल में स्पाइंडल फाइबर कौन बनाएगा? उसमें भी तो सेल डिवीजन होगा। उसमें पोलर कैप्स होती है। स्पाइंडल फाइबर के जगह पे उसमें क्या होती है? पोलर कैप्स होती है। तो प्लांट सेल के अंदर स्पाइंडल फाइबर बनाने का काम कौन करता है? पोलर कैप्स करता है। और सेल डिवीजन कैसे होता है और स्पाइंडल फाइबर कैसे बनता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम सेल डिवीजन स्टडी करेंगे। सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सेल डिवीजन का वीडियो आएगा एक, जिसमें कि एक मतलब बेसिक्स, मतलब लोअर बेसिस पे हम लोग सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, लेकिन इतनी चीजें जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए कि सेल डिवीजन के टाइप्स क्या है, माइटोसिस, म्यूसिस, सेल डिवीजन कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, वो सारी चीजें हम कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के क्लास में आपका सेल ऑर्गेनेल खत्म हो गया। आपने जो 9 सेल ऑर्गेनेल पढ़ने की बात की थी, वो 9 सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया आपने? सबसे पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। 9 सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ने वाले थे। 9 सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़ लिया। तो सारा सेल ऑर्गेनेल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये चैप्टर ही समाप्त है। अब बचा एक आखिरी पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नोट में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूं। प्लांट सेल में सबसे पहले क्या लिखा है कि प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल्स, यानी कि प्लांट सेल्स का साइज जो होता है वो एनिमल सेल्स से बड़ा होता है। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, जनरली छोटा होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होती हैं। एनिमल सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स नहीं होती है। इट इज इनक्लोज्ड बाय अ थिक रिजिड डेड सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक थिक रिजिड सेल वॉल होता है। एनिमल सेल्स सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है मेनी गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। प्लांट सेल में आपको पता है कि वहां पर गोल्गी बॉडी जमा होके नहीं रहता है, स्टैक होके नहीं रहता है, वहां पे वो स्कैटर्ड होता है, अलग अलग होता है उसके सिस्टम, जिसे हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिंगल गोल्गी बॉडी, यानी कि पूरा जो सिस्टर्नी का जो ये होता है वो वहां मौजूद होता है। नेक्स्ट, वैक्यूल्स आर फ्यूअर बट लार्ज साइज, यानी कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइज के होते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं तो बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे होंगे।
ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑफन पुश्ड इन वन साइड, यानी पेरिफेरल, यानी कि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है, पेरिफेरल होता है, क्योंकि वैक्यूल जो है उसको पुश कर देता है साइड में। और एनिमल सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल होता है, क्योंकि वो ठीक बीच में होता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस नोट में लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे। तो सेल चैप्टर हमारा खत्म है, क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से हमारा सेल खत्म हो गया। एक लेक्चर और आएगा सेल डिवीजन का, और एक लेक्चर आएगा रिवीजन वीडियो, जिसमें कि पूरे सेल को रिवाइज करवाया जाएगा। तो रिवीजन वीडियो जब आएगा उसके साथ एक्सरसाइज सीट आएगा। रिवीजन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे लेक्चर सीट लगा रहता है ना डिस्क्रिप्शन में, अभी जो आप लेक्चर देखते हैं, तो रिवीजन वीडियो के साथ प्रॉब्लम सीट लगा होगा, जिस प्रॉब्लम को सभी बच्चे को बनाना ही बनाना है, समझ गए, जो कि नेक्स्ट डे आ जाएगा। सेल डिवीजन और रिवीजन वीडियो दोनों कल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है इससे आगे। या तो हम लोग बायोलॉजी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी तो हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिजिक्स तो हम लोग क्लास में ही करेंगे। ओके, ठीक है। तो कल का इंतजार करते हैं हम लोग, और कल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है प्रॉब्लम डेस्क वाला, उसमें अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कल तो पहले ये 2 लेक्चर्स आ रहे हैं जो आपको देखने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सेल चैप्टर, मजा आया होगा पढ़ने में। क्लास जब खुलेगी तो रिवीजन फिर से करवाया ही जाएगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया या कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स नोट डाउन करके रखिए, जब क्लास खुलेंगी तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।